और मैं भी ये कह रहा हूँ कि यार हमारी फिल्म 1000 रुपये मत दिखाओ, 500 रुपये में दिखाओ। हमें राइट, 1000 रुपये का जो टिकट फरोख्त होता है, उससे जो हमें 500 रुपये आता है, ठीक है, वो हमें नहीं हाँ, चाहिए, आप हमें 250 रुपये दे दो। मेरी सिर्फ राइट, लड़ाई इस बात की है कि भाई सीटें भर दो, लोगों को देखने दो। राइट। लेकिन क्या मैंगो चट का बजट 10 करोड़ को टच कर रहा है, कुछ ऐसी बात है? चौथे चैप्टर तो फैसल कुरैशी थे। मैं इनको बहुत बड़ा एक्टर मानता हूँ सिंस बशरे मोमेंट से, ठीक है, कि अच्छा। वो इतना उस कैरेक्टर में इतनी लेयर्स थी और हुँ, हुँ। टीवी के अंदर आपको थोड़ा-सा वो रखना पड़ता है मार्जिन भी ना कि बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ में भी नहीं जाना है कि ऑडियंस बिल्कुल ही बोर हो जाए। फैसल ने बड़ी हुँ, सफाकी से और बड़ी खूबसूरती से उसको निभाया। हसन शाह टिप्पू, सलीम हाँ, महराज और साकिब समीर, ये तीनों जी। बाय गॉड ये बहुत ज़्यादा बेहतर अदाकार हैं आपके नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी से और इरफान खान मरहूम से। सर फिर इसी का एक काउंटर क्वेश्चन है कि हमें सुपर पंजाबी, ददल, जावेद इकबाल ये सब फिर यूट्यूब पे कब देखने को मिलेंगी? कितना ही क्रिएटिवली कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कितनी इनकी बातें सुननी पड़ेंगी राइट, और वो कैसे हो पाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ। फैसल कुरैशी जो है वो क्या कमाल के डायरेक्टर्स, एक्टर हैं और उन्होंने मुझे वो इज़्ज़त दी बतौर डायरेक्टर जो मैं डिज़र्व करता था और हरीम ने मुझे वो क्रिएटिव फ्रीडम दी बतौर एज़ अ प्रोड्यूसर जो मैं डिज़र्व करता था। आपको जो जावेद इकबाल के साथ जो कुछ हुआ, एक तो उसकी स्टोरी सही से हमें आज तक पता ही नहीं चल पाई कि वो हुआ क्या है। फिर उसके बाद टकसाली गेट जैसा कंटेंट बनाना, थोड़ा दिल के अंदर एक डर सा नहीं था कि यार मैं एक ही कंटेंट बना रहा हूँ, एक मतलब कुछ मिलता-जुलता बना रहा हूँ जो कि सेंसर बोर्ड को पसंद नहीं आ सकता? हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट जिस गेस्ट के साथ है हमारी, इनकी डायरेक्शन और इनकी राइटिंग का मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ और टू बी ऑनेस्ट इस पॉडकास्ट का मैं कई अरसे से इंतजार कर रहा था। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अब्बू अलिहा, जिनको आप अली सज्जाद के नाम से भी जानते हैं। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप मेरी खातिर आज सुबह सवेरे उठे। अ, अच्छा सर, सवाल तो बहुत हैं, लेकिन स्टार्ट करते हैं मैंगो जट से, जो कि आपका सबसे रीसेंट प्रोजेक्ट है। तो जी। क्या एक्सपेक्टेशन लगाएँ उससे, और अब बाकी आपकी जितनी भी मूवीज़ हैं, उससे कितना डिफरेंट होने वाली है? मैंगो जेट बाकी फ़िल्मों से डिफरेंट इन अ सेंस में आप इसलिए नहीं कह सकते हैं कि मेरा जितना भी सिनेमा है, जैसा भी है और आप जैसे अच्छे क्रिटिक्स उसको जैसा भी रेट करें, लेकिन हुँ, मैं हमेशा जो क्रिएटिव फ्रीडम है उसको मैंने हमेशा से एन्जॉय किया एज़ एन इंडी फ़िल्म मेकर। मेरा बजट कम होता था, मैं स्पीड पे फ़िल्म बनाता था और हुँ, जो हुँ, एक्टर्स भी मैं सूटेबल जो मुझे मिलते थे मैं उनको ले लेता था। तो इससे मुझे बड़ा फ़ायदा मिलता था अपने जो क्रिएटिव फ्रीडम है उसको एक्सरसाइज़ करने का। जो अगर आप बहुत ही बड़ी कमर्शियल फ़िल्म बनाने जाते हैं तो शायद आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, वहाँ पे आपको प्रोड्यूसर्स की बहुत सुननी पड़ती है, ए लिस्ट एक्टर्स की सुननी पड़ती है। तो जब मैं मैंगो जेट बना रहा था तो मेरा बिगेस्ट फ़ियर यही था कि इस बार जो नॉर्मली मैं जितने बजट में फ़िल्म बनाता हूँ उससे डबल से भी बड़े बजट फ़िल्म बन रही है, 3 गुना बड़ा बजट है। प्रोड्यूसर जो है इससे पहले ऑलरेडी बहुत बड़े बजट की फ़िल्में बना चुकी हैं, हरीम फारूक एज़ अ प्रोड्यूसर और ए लिस्ट खुद ए लिस्ट एक्टर हैं, फैसल कुरैशी जो हैं वो ए लिस्ट एक्टर हैं। तो मेरा बिगेस्ट फ़ियर यही था यार कि मुझे पता नहीं कितना ही क्रिएटिवली कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कितनी इनकी बातें सुननी पड़ेंगी राइट, और वो कैसे हो पाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ। फैसल कुरैशी जो है वो क्या कमाल के डायरेक्टर्स, एक्टर हैं और उन्होंने मुझे वो इज़्ज़त दी बतौर डायरेक्टर जो मैं डिज़र्व करता था। और हरीम ने मुझे वो क्रिएटिव फ्रीडम दी बतौर एज़ अ प्रोड्यूसर जो मैं डिज़र्व करता था। तो मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम। तो मैंगो चैट क्रिएटिवली तो 100% ऐसा नहीं कि फ़िल्म देख के आप कहेंगे, "अरे यार! इसमें ये गलत था।" मैंने कहा, "अच्छा यार ये तो मैंने तो नहीं कही, तो उन्होंने करवाया था।" तो ऐसा कुछ नहीं है। एक तो सेंस। दूसरा ये है कि जो व्हेन इट कम्स टू सोशल कॉमेडी या मेनस्ट्रीम सॉर्ट ऑफ सिनेमा है जिसमें मासेस को अटैक करने की बात करते हैं, तो मैं हुँ, हमेशा अपना कंपैरिज़न अपनी ही फ़िल्मों से करता हूँ। तो अगर आप नोट करें तो मेरी जो पहली पंजाबी फ़िल्म थी, वो भी कॉमेडी थी गौहर रशीद और जुगल काज़म जी के साथ थी, वो शॉर्टकट के नाम से थी। तो शॉर्टकट का बजट बहुत कम था, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था पंजाबी में लिखने का और उसको डायरेक्ट करने का फ़िल्म का और थिएटर के एक्टर के साथ काम करने का। मैंने उससे बहुत कुछ सीखा राइट, और वो इम्प्रूवमेंट आपको डेफ़िनिटली नज़र आई होगी, मुझे तो नज़र आई सुपर पंजाबी के अंदर। कि जब मैं सुपर जी, जी। पंजाबी बना रहा था जिसका बजट उससे बहुत बेहतर था और कास्ट बड़ी थी, तो वो चीज़ मैंने वहाँ एक्सरसाइज़ की। तो जो मैंने शॉर्टकट से और सुपर पंजाबी से सीखा और उस उन दोनों फ़िल्मों में जो मैंने गलतियाँ नोट की, नॉर्मली होता ये है कि हमारे यहाँ आप लोग बताते हैं हमें कि हम हमारी जो फ़िल्में हमने बनाई उसमें क्या-क्या हमने भंड मारे और क्या-क्या गलतियाँ की हैं। लेकिन मुझे राइट, लगता है कि हर फ़िल्म मेकर जो है वो अपनी फ़िल्म की गलतियों को खुद ज़्यादा बेहतर ऑब्ज़र्व कर लेता है, मॉनिटर कर लेता है
और एक अच्छा फ़िल्म मेकर वही होता है जो अपनी गलतियों को रिपीट ना करे, बल्कि हर फ़िल्म में नई गलतियाँ करे। तो मैंगो जेट जो है वो मेरी इसलिए सबसे बेटर फ़िल्म है कि पिछली 2 फ़िल्मों से मैंने सीखा और जो मुझे इस बार 3 गुना बजट मिला, जो मुझे नंबर ऑफ डेज़ मुझे ज़्यादा मिले, जो मुझे बड़ी कास्ट मिली, जो मुझे प्रोडक्शन डिज़ाइन बड़ा करने का जो मुझे मौका मिला, उससे मैंने बड़ा भरपूर फ़ायदा उठाया। अच्छा, रिसेंटली मैंने आपकी जितनी भी मूवीज देखी हैं उसका अप्रोक्सीमेटली बजट जो है तकरीबन 3 करोड़ तक के तो होता ही होता है। लेकिन क्या मैंगो जेट का बजट 10 करोड़ को टच कर रहा है, कुछ ऐसी बात है? तो मैंगो चैट जो है ना, जब इसका पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग का पूरा जिस तरीके का हरीम फारूक जो है वो प्लान बना के बैठी हुई है। हरीम फारूक की खास बात ये है कि अगर उनका पिछला भी अगर आप एज़ अ फ़िल्म प्रोड्यूसर का काम उठा के देख लें जानान से लेके हीर मांझा तक, तो वो फ़िल्म को बड़ा करना जानती है, वो फ़िल्म को बहुत बड़ा करती है। तो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कितनी ज़रूरी है ये आपसे बेहतर कौन जानता है कि हमारे यहाँ फ़िल्में बनती हैं, सिनेमाज़ पे लगती हैं, उतर जाती हैं और किसी को पता भी नहीं होता। ठीक है? ऑडियंस को पता भी मुझे नहीं होता कौन सी लगी है। जी, जी और मुझे अभी इस पर बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिला, जैसे कि अभी लास्ट फ़िल्म जो थी टकसाली गेट शबीर शाह साहब ने इसको प्रोड्यूस किया था और आयशा उमर उसमें को-प्रोड्यूसर थी, वकास रिज़वी भाई इसके प्रोड्यूसर थे। तो इन्होंने जिस तरीके से फ़िल्म को मार्केट किया, तो उसका फ़ायदा ये हुआ है कि मुझे मैं जिस सर्कल में बैठता हूँ, जहाँ जाता हूँ, तो अगर मैं 4 लोग अगर वहाँ बैठे हैं, तो उनमें से 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने टकसाली गेट देख रखी होती है और बाकी 2 ने भी उसका नाम सुन रखा होता है। तो मुझे मेरे जैसे इंडी फ़िल्म मेकर को भी अंदाज़ा हो गया कि नहीं भाई अगर फ़िल्म की मार्केटिंग और प्रमोशन नहीं की जाएगी, तो ये कला है। कम से कम 1000 लोगों को तो आप सिनेमाज़ पे लेकर आएँ और फिर 1000 लोग सिनेमा से निकलने के बाद क्या बात करते हैं, क्या वर्ड ऑफ माउथ जनरेट करते हैं, वहाँ से फ़िल्म आपकी चलना शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये जिस किस्म का प्लान ये बना के बैठे हुए हैं, जितने बड़े पैमाने पे इसको ग्लोबली रिलीज़ करने जा रहे हैं और जितना मुझसे ज़्यादा मैंगो जेट के ऊपर भरोसा है हरीम फारूक को एज़ अ प्रोड्यूसर, तो मुझे लगता है कि ये 10 करोड़ से भी ऊपर जाएगा। अच्छा, अली भाई, मैंने आपकी रिसेंटली तकरीबन सारी मूवीज देखी हैं। मैं आपके काम में ये फ़र्क देख रहा हूँ, जो टकसाली गेट में मैंने देखा ना कि आपने एक्टर्स के अंदर से बेस्ट निकाल के स्क्रीन के ऊपर रख दिया। ऑनेस्टली आयशा उमर से मैं इस तरीके की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था ऑन स्क्रीन के ऊपर जो उनके ऊपर जो टैग लगा हुआ है बुलबुले वाला, क्योंकि एक टाइम से वो कर रही हैं, लेकिन स्क्रीन के ऊपर वो बिल्कुल डिफरेंट एक्टर नजर आई। इतने साल से वो काम कर रही हैं और जो टकसाली गेट में नजर आई, तो कैसे एज डायरेक्टर आपने उनका एक बेस्ट निकाल के स्क्रीन के ऊपर दिया? सर ये बड़ा सिंपल है मेरे भाई। देखिए होता क्या है कि मुझे पहले दिन से पता था कि एज़ अ इंडी फ़िल्म मेकर एक तो मेरी फ़िल्मों का बजट बड़ा नहीं होता है। दूसरा मैं वो जो एक ब्रेनलेस कॉमेडीज़ होती हैं, मैं उस किस्म का सिनेमा नहीं बना सकता हूँ, लिख भी नहीं सकता हूँ, मेरा वो दिमाग ही नहीं है, मैं इतना ज़हीन नहीं हूँ कि मैं वो चीज़ें लिख सकूँ। तो एक्टर जो होते हैं ना दादा, एक्टर्स का बड़ा सिंपल है, या तो आप उनको अच्छे रोल ऑफ़र करें, ठीक है? अच्छे कैरेक्टर्स ऑफ़र करें, ऐसे कैरेक्टर्स जो उनको अट्रैक्ट करें, जिसमें उनको परफ़ॉर्मेंस का मार्जिन मिले, नज़र आए, दिखाई दे या फिर उनको वो पैसे दें जो वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो एक्टर पैसों के लिए भी काम कर लेता है, लेकिन एक्टर को अगर आप कैरेक्टर अच्छा देंगे, तो वो अपने जो मार्केट वैल्यू पे जो पैसे चार्ज कर रहा है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है। आशा उमर का काम टकसाली गेट में इसलिए नोटिस हुआ ड्यू टू दैट एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। अदरवाइज़ जावेद इकबाल में इनका काम बहुत ही इम्प्रेसिव था। मैंने जावेद इकबाल से ही इनको जज कर लिया था कि ये कितनी इनके अंदर ये कितनी अंडररेटेड और कितनी अनएप्रिशिएटेड एक्टर हैं और टकसाली गेट में तो सबने उनके काम की तारीफ़ की, आपने भी कर रहे हैं और सबने किया, हमने देख लिया। तो आयशा उमर जो है प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ स्टीरियोटाइप किया जाता है। आयशा उमर का क्योंकि जो उनका जो कैरेक्टर बुलबुले के अंदर जो खूबसूरत सा कैरेक्टर है, वो इतना बड़ा है, इतना ग्लोबल हिट है और उसकी इतनी इतनी एक उसकी फॉलोइंग है कि ना चाहते हुए भी वो एक कैरेक्टर वो उनके उनकी शख्सियत का हिस्सा बन चुका है, उनके नाम का हिस्सा बन चुका है और हमारे यहाँ जो लोग भी उनको लेते हैं, वो भी उनको उससे हट के कुछ करवाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो टकसाली गेट में आपको खूबसूरत दिखाई नहीं देगी, आपको आयशा उमर दिखाई नहीं देगी। आपको वही जो हमने मुस्कान का जो कैरेक्टर हमने क्रिएट किया था, उन्होंने उसकी रूह के मुताबिक अच्छा अली भाई, एक स्टोरी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि जिसको एक बार सेंसर बोर्ड से ढस लग जाए ना, तो वो आगे कदम बहुत फूक फूक के रखता है। लेकिन आपको जो जावेद इकबाल के साथ जो कुछ हुआ, एक तो उसकी स्टोरी सही से हमें आज तक पता ही नहीं चल पाई कि वो हुआ क्या है। फिर उसके बाद टकसाली गेट जैसा कंटेंट बनाना, थोड़ा दिल के अंदर एक डर सा नहीं था कि यार मैं एक ही कंटेंट बना रहा हूँ, एक मतलब कुछ मिलता-जुलता बना रहा हूँ जो कि सेंसर बोर्ड को पसंद नहीं आ सकता? देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है अनलेस एंड अनटिल आप वो फेक टेम्पलेट बना के और
कि हमारी फिल्म ने इतना कर लिया, इतना कर लिया, खुद से ही अपने आप को भी बेवकूफ़ बनाने वाली उस रवायत पे बिलीव करते हैं, या आप लोगों को भी, ऑडियंस को भी चीट करने की रवायत बिलीव अगर नहीं करते हैं मेरी तरह, तो मेरा सिनेमा हमेशा लो बजट सिनेमा रहा है। मेरे प्रोड्यूसर्स जो हैं वो इसलिए मुझे रिपीट भी करते हैं कि मैं जितने नंबर ऑफ डेज़ में बताता हूँ कि मैं फ़िल्म बना लूँगा, जितने बजट में मैं उनसे कहता हूँ मैं उतना बना के दूँगा। तो जावेद इकबाल जितने कम बजट में फ़िल्म बनी थी, तो वो फ़िल्म बिल्कुल भी रिलाय नहीं कर रही थी बॉक्स ऑफिस की सक्सेस के ऊपर या लगाए जाने पे। बॉक्स ऑफिस सिनेमा पे फ़िल्म लगने का एक चस्का होता है, एक शशका होता है, और एक एक रिकग्निशन मिलती है, और आप बड़ी स्क्रीन के ऊपर आप अपना काम देख के आपको बड़ा मज़ा आता है। लेकिन जावेद इकबाल जितने कम पैसों में बनी थी, वो उसकी खाली ओटीटी की डील हुई थी। और जो उसके एयरबोर्न के राइट्स बिके थे, उसी में हमारे प्रोड्यूसर के माशाल्लाह से पैसे पूरे हो चुके थे। फिर जब यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल के लिए आफ्टर बैन होने के बाद फिल्म 8 शहरों में लगाई, और उसमें वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो उससे भी मुनाफ़ा आना शुरू हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं जो आपने बात की सेंसर बोर्ड के हवाले से। देखिए, बात ये है दादा कि पाकिस्तान में हर चीज़ को कहा जा सकता है। ईरानियन सिनेमा उठा के देखें, हमसे ज़्यादा सख्त उनके कानून हैं और सख्त लॉज़ हैं, इसके बावजूद वो क्या हसास सिनेमा क्रिएट करते हैं, क्या सेंसिटिविटी है उनके टॉपिक्स के अंदर, और वो कितनी बड़े से बड़े हसास मौज़ू को वो कह के निकल जाते हैं। तो करना ही होता है कि आपको कह के निकल जाना होता है। जावेद इकबाल में कहीं न कहीं मैं हर बात बहुत ही खोल के बात कर रहा था, खोल के बयान कर रहा था। तो वो मुझे लगता है कि मुझे भी लगता है एज़ अ राइटर आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या गलतियाँ की। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मैं गलत था। जावेद इकबाल के फ़ौरन बाद मैं ईरान गया था। तो मैं तेहरान में गया, तेहरान में बहुत से फ़िल्म मेकर्स से मिला, और वहाँ पे मैं रोज़ाना ही एक न एक फ़िल्म देख रहा होता था। ईरानियन सिनेमा की ख़ास बात ये है कि वहाँ के सिनेमाज़ बहुत ज़्यादा हैं, और वो रेगुलर फ़िल्में अब वहाँ पे लगी होती हैं, और सबटाइटल्स नहीं होते हैं इंग्लिश में, फ़ारसी में ही है। लेकिन उनकी विजुअल स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी है कि आपके साथ अगर एक आध तो फ़ारसी दोस्त बैठा हुआ है, और हल्का-फुल्का बीच में अगर आपको थोड़ा-सा गाइड करता रहे, तो आपको एक्चुअली ना सिर्फ़ वो आप समझ पाते हैं कि क्या हो रहा है ऑन द स्क्रीन, बल्कि आप उसको थॉरली एन्जॉय भी करते हैं। ये ईरानी सिनेमा की बड़ी मज़े की मैंने क्वालिटी ऑब्ज़र्व की कि जब मैं सिनेमाज़ में देख रहा था और वहाँ पे इंग्लिश सबटाइटल थे। तो एक चीज़ जो मैं लर्न करके आया तेहरान से, और मैंने वहाँ पे एक बड़ी मज़े की वर्कशॉप भी की 1 हफ़्ते की। अ, वो ये हुआ कि दुनिया में हर सेंसिटिव मौज़ू को लिखा जा सकता है, उसको बताया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, और कहने का एक तरीका आपको आना चाहिए। तो अगर आप जावेद इकबाल से ज़्यादा सेंसिटिव मौज़ू टकसाली गेट का था। लेकिन टकसाली गेट में हमने एक तो ब्लैक कॉमेडी को यूज़ किया मैंने हथियार के तौर पे, कि जहाँ पे कहीं मुझे सख्त बात करनी है तो थोड़ा ह्यूमर का तड़का लगा दो। तो आप हमने नोट किया कि सिनेमाज़ के अंदर बहुत सी सेंसिटिव बातों पे लोग हँस रहे थे, क्योंकि वो ह्यूमर का तड़का था। तो कहीं न कहीं बात भी पहुँच गई, सेंसर बोर्ड ने भी हमें अलाउ कर दिया, और हमारा काम भी हो गया। अच्छा अली भाई, बात ये है कि जिस तरीके से मैं आपको सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी सिनेमा को एनालिस्ट करते हुए देखता हूँ ना, मैंने किसी और डायरेक्टर को या राइटर को नहीं देखा। तो मैं एज़ अ एक्सपर्ट आपकी राय लेना चाहूँगा कि क्या रीज़न क्या है कि सिनेमा बहुत ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार है? अच्छा, मैं आपको बताऊँ, देखिए, एक तो ये मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता हूँ कि मैं ज़्यादा यानी कि सिनेमा को एनालाइज़ करता हूँ। मैं आपको बताऊँ कि अगर आप वन ऑन वन डिस्कशन आप किसी भी अदर फ़िल्म मेकर से कर लें, आप नबील कुरैशी साहब से कर लें, आप बजाज रोह भाई के साथ कर लें, या यासिर नवाज़ साहब के साथ कर लें, रणदीप बेग साहब के साथ भी कर लें, या इवन पंजाब में अगर आप जाएँ तो आप सईद नूर साहब के साथ अगर बैठेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इन लोगों को एक्चुअली पता है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, ठीक है? लेकिन होता क्या है कि कोई एक खराबी नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं जो ठीक की जा सकती हैं, ठीक है? मैं सिर्फ़ एक छोटी-सी बात का रोना रोता हूँ कि इंडिया जैसे बॉलीवुड जैसा बड़ा जो एक है, वहाँ भी इवन मलयालम और तेलुगु तमिल में भी हर फ़िल्म सुपर हिट नहीं होती है। वहाँ पे भी बहुत बड़े-बड़े स्टार्स की फ्लॉप फ़िल्में होती हैं, और फ्लॉप और हिट का जो रेशो है, वो एक्चुअली 10% भी नहीं है। ठीक है, 2000 फ़िल्में बॉलीवुड बनाता है, और 2000 में से 10 फ़िल्में ऐसी होती हैं जिसको आप पकड़ते हैं, और आप हमारी हम सबकी क्लास लेते हैं कि देखें वो भी तो बना रहा है एनिमल और जवान और निमकांड, और आप क्या उखाड़ रहे हैं। लेकिन बात ये है कि उनकी जो 190 1900 प्लस फ़िल्में जो फ्लॉप होती हैं, वो नज़र भी नहीं आती हैं, बल्कि यहाँ तो मज़े की बात ये है कि यहाँ पे तो आपको सबसे बड़ी लक ये है बीइंग अ इंडी फ़िल्म मेकर, मुझे भी और मेरे जैसे आदमी को, यार आप कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो। एट द एंड ऑफ द डे सिनेमा में लग जाता है। भाई इंडिया में तो हज़ारों ऐसे फ़िल्म मेकर हैं जो इतनी मज़े की फ़िल्में बनाते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर उनको लेता ही नहीं है। उनको इनको लिमिटेड रिलीज़ तक नहीं मिलती है, वो बेचारे ओटीटी पे लगा के चले जाते हैं, या यूट्यूब पे रिलीज़ कर देते हैं। सो पॉइंट ये है भाईजान कि बहुत सी चीज़ें गलत हैं, उनको आपको ठीक करना है।
और वो स्टेप बाय स्टेप है। जैसे मुझे लगता है कि हाँ, हम बतदरीज अपना कंटेंट बेहतर कर लेंगे, ठीक है? लेकिन मेरे पास नहीं है मोला जट जितना, अमरो अयार जितना बजट मेरे पास नहीं है, ठीक है? तो मैं क्या करूँ? मैं बंद कर दूँ? मैं नहीं कर सकता ना सर, ठीक है? ये जो आपने पैरामीटर बना दिया है कि आपके पास 25 करोड़ रुपया होगा और आपके पास मायरा खान और फवाद खान होंगे, तभी फिल्म चल पाएगी। तो सर फवाद खान साहब तो मनी बैक गारंटी में भी थे, फिर क्यों नहीं चली वो? ठीक है ना? प्रॉब्लम ये है मेरे भाई के जो इंडी सिनेमा है, जब तक इसको आप बड़ा नहीं, इसको इज्जत नहीं देंगे, इसको इम्प्रूव नहीं करेंगे। अब पब्लिक का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको समझे। पब्लिक ये कहती है कि हमने 1000 रुपए के टिकट में एवेंजर की है, हमने 1000 रुपए की टिकट में ड्यून देखी है, हमने 1000 रुपए से 1500 रुपए के टिकट में मोला जट देखी है, ठीक है? और हमने 1000 से 1500 रुपए के टिकट में जेपीएनए देखी है, ठीक है? हम 1000 रुपए में अबू अलिया की जावेद इकबाल क्यों देखें? हाँ, एग्जैक्टली, ठीक बिल्कुल है? आप तो वो बिल्कुल सही बिल्कुल कह रहे ठीक कह रहा है। मैं भी ये कह रहा हूँ कि यार हमारी फिल्म 1000 रुपए मत दिखाओ, 500 रुपए में दिखाओ। हमें 1000 रुपए का जो टिकट फरोख्त होता है, उससे जो हमें 500 रुपए आता है, ठीक है? वो हमें नहीं चाहिए। आप हमें 250 रुपए दे दो। मेरी सिर्फ लड़ाई इस बात की है कि भाई सीटें भर दो, लोगों को देखने दो, ठीक है? लोग देखने आएँगे तो उससे बात चलेगी, ठीक है? एक तो ये आपको सिनेमाज़ के टिकट कम करने पड़ेंगे। कहीं न कहीं सिनेमा मालिकान को हमारा प्रॉब्लम ये है कि कहीं न कहीं सिनेमा मालिकान अपना सर्वाइवल जो है वो इंडियन फ़िल्मों की, बॉलीवुड फ़िल्मों की बहाली से जोड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है? एक हाँ, मुझे लगता है कि ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है कि आप होल्ड करते जाएँ, हमारी फ़िल्में एक के बाद उतरते हैं और फिर आप एक दिन इस प्रेशर को यूज़ करें। बट प्रॉब्लम ये है कि प्रेशर आप क्यों यूज़ करना चाहते हैं? फ़िल्में हमने तो बंद ही नहीं की। फ़िल्में तो इंडिया ने बंद की हैं, ठीक है? अब मोदी जी तो सुनेंगे नहीं आपकी बात इस बात के ऊपर कि यार वो उनका सिनेमा यार वहाँ पे कोई देखने नहीं आ रहा, भाई सिनेमा खाली पड़े हैं, फ़िल्में खोल दो। मोदी जी इतने अच्छे तो नहीं है ना सर, हमारे लिए कम से कम, ठीक है? उनका तो चूरन बिक ही रहा है हमारे इसके ऊपर। सो अगेन इंडी सिनेमा, लो बजट सिनेमा, मिड बजट सिनेमा, हर किस्म का सिनेमा जो है उसको सपोर्ट करने के लिए मुझे लगता है कि आपको टिकट जो है कम करना पड़ेगा, ठीक है? मैं वो जो एक एक कमेंट आज होता है ना, हर फेसबुक की पोस्ट के ऊपर हर दानश्वर और हर पाकिस्तानी एक कमेंट पकड़ के बैठा हुआ है और वो एक जोक है, वो ये है जी कि ये फ़िल्म नहीं होती, ये ड्रामा लग रही है, ठीक है? मुझे समझ में नहीं आ रही कि भाई ये जो आप ग्रैंडियोर की बात करते हैं, जो सिनेमैटिक शॉट्स की बात करते हैं, वो आपको सिर्फ़ ड्यून के अंदर नज़र आता है। वो आपको मार्वल के कॉमिक नज़र आता है, उनका भी जो नॉर्मल सिनेमा आपने कभी देखा नहीं है। आप मुझे बताएँ कि मार्टिन स्कॉर्सेज़ी के कौन से कितने आपको टैक्सी ड्राइवर के आपको कितने आपको जो है सिनेमैटिक शॉट्स याद हैं। ऑफ़ कोर्स वो बड़ी ब्रिलियंट सिनेमा है, लेकिन बात ये है कि स्टोरी टेलिंग के अंदर हर शॉट बड़ा फ्रेम नहीं खोला जा सकता। कहानी को साली गेट में जहाँ-जहाँ फ्रेम खोलना था हमने एनामॉर्फिक लगाया और हमने आपको लाहौर ऐसा दिखाया जो आज तक किसी ने दिखाया नहीं होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे भाई इमोशंस की कहानी तो चेहरों के ऊपर ही दिखाई है हमने, ठीक है? मैं सॉरी एक बात कंप्लीट करता हूँ। मैं ये एडवाइस करता हूँ कि जहाँ पे लोग हमें ये कहते हैं कि फ़िल्म जो है ना आप लोग भी कहते हैं जी फ़िल्म ड्रामा लग रही थी, वहाँ पे थोड़ा-सा लोगों को भी कहें यार कि फॉरेन सिनेमा उठा के देख लें और कुछ नहीं करें। इस साल चले जाएँ ऑस्कर की लिस्ट के अंदर देखें यार कि इस साल की बेस्ट 6 से 7 फ़िल्में जो फॉरेन कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी, सिर्फ सिनेमा उठा के देखो, ठीक है? यार आपको आपको हर फ़िल्म के अंदर आपको 10 से 20 सिनेमैटिक शॉट मिलेंगे, वो शॉट जिनको आप सिनेमा कहते हैं। अदरवाइज़ भाईजान आपकी सीधी-सीधी स्टोरी टेलिंग है। ईरानियन सिनेमा उठा के देख लें, कैमरा रखते हैं और शूट पॉइंट एंड शूट का कैमरा है, लेकिन आप कहानी इतनी मज़ेदार है उससे हिल नहीं सकते। हाँ, हमारी आप क्लास लें कि हमारे पास कंटेंट नहीं है या हमारी चॉइसेस नहीं है अच्छी स्टोरीज़ को चूज़ करने की, ठीक है? हमारे इस ईद के ऊपर जो है हर किस्म की 3 से 4 फ़िल्में लगी हैं और कमाल की फ़िल्में हैं। मैंने सब देखी, मैंने सब एन्जॉय किया। कहीं न कहीं मुझे किसी फ़िल्म के जो उसकी मेकिंग है उसकी जो परफ़ॉर्मेंसेज़ हैं एक्टर्स की मुझे किसी को मसला नहीं आ रहा। वाहिद एक जो मुझे लगता है कहीं न कहीं है कि वो हर फ़िल्म के कंटेंट के ऊपर है कि यार बेहतर हो सकता था। मुझे अपनी फ़िल्म का लगता है कि मेरा कंटेंट बेहतर हो सकता था। मैं हर एक फ़िल्म के बाद अपनी फ़िल्म का जो स्क्रिप्ट है, ठीक है? मैंगो जेट की सबसे ख़ास बात क्या है कि अगर मैंने शॉर्टकट के ऊपर स्क्रिप्ट के 10 रीराइट्स किए थे और सुपर पंजाबी के 20 किए थे, तो मैंगो जेट के मैंने 50 रीराइट करने के बाद मैं हरीम फारूक आई और फिर फैसल कुरैशी आए, उसके बाद फिर हमने 10 रीराइट्स और किए। तो स्क्रिप्ट को इज़्ज़त दें, स्क्रिप्ट पे मेहनत करें, स्क्रिप्ट ही आपको आगे लेके जाएगा और आपकी इंडस्ट्री को तरक्की देगा। अच्छा अली भाई, थोड़ा-सा मैं यहाँ पे आपकी बात से डिसएग्री भी कर सकता हूँ क्योंकि बात ये नहीं, है आप कि इससे एग्री करें। अभी अभी जो मूवीज़ आ रही है ना, वो तो मैं नहीं कहूँगा कि ड्रामे से मिलती-जुलती है, लेकिन कुछ रिसेंट टाइम में ऐसी मूवीज़ आई, जिनको देखकर ऐसा लगा कि यार इससे बेहतर स्टोरी तो हमारे यूट्यूब पे जो ड्रामे आते हैं,
वही जियो के जो आते हैं सास बहू याले चक्कर वक्कर वाले, उससे बेहतर स्टोरी तो उसके अंदर होती है। दूसरा ये भी आपने एक पे नोट करा होगा, एजेंट अंडीला और बेरिया द हंटर के नाम से फिल्में रिलीज हुई हैं। सर मैंने फिल्म देखी और मैंने कहा इनको इजाजत ही कैसे मिल गई रिलीज होने की। मतलब जो टिकट बंदा खरीद रहा है वो उसके वर्थ ही नहीं है, वो दोनों मूवीज उसके वर्थ ही नहीं है कि बंदा देखे तो क्यों देखे। सर दो बातें आपको समझने की जरूरत है। नंबर एक ये है कि मुझे लगता है कि जो पहली फिल्म होती है ना किसी भी फिल्म मेकर की, ठीक है, वो हर एक जो है ना वो नबील कुरैशी साहब की तरह इतने इंटेलिजेंट नहीं होते, इतने लकी भी नहीं होते कि वो नावल अफराज बना पाए, ठीक है ना। तो पहली फिल्म की सबको माफी होनी चाहिए। मैं अपनी पहली फिल्म की माफी मांगता हूँ लोगों से, ठीक है। पहली फिल्म होती है, लर्निंग प्रोसेस। मैं आपको बताऊं कि आप फिल्म मेकर बनते ही तब है जब आप फिल्म बना के सिनेमा पे लगाते हैं और फिर लोगों का जो रिएक्शन आता है, क्रिटिक्स आपकी फिल्म को क्या करते हैं। अच्छा, मेरा बहुत अरसा हो गया है कि मैंने अब ये सोचना छोड़ दिया है कि आपने मेरी फिल्म के बारे में क्या लिखा, क्या आपने इसको व्लॉग किया, या आपका रिव्यू क्या कहता है, या उमर अलवी साहब क्या कहते हैं, या कामरान जावेद साहब क्या कहते हैं। हाँ, मैं अब फिल्म को डिफरेंट सिनेमास में देखता हूँ। जैसे टकसाली गेट के बाद जब मैंने उसी दुनिया के ऊपर शाही मोहल्ला लिखी, तो मैंने बहुत से इसके अंदर चेंजेस इसलिए किए कि मैंने टकसाली गेट पे 16 मरतबा डिफरेंट ऑडियंस के साथ और पब्लिक का जो रिएक्शन था वो उससे मैंने बहुत सीखा कि यार पब्लिक से बड़ा जज कोई नहीं है। जो टिकट खरीद के आया ना उसको देखो कि वो कहाँ पे क्लैप कर रहा है, वो कहाँ पे हंस रहा है, और कहाँ पे वो हुड कर रहा है, और कहाँ पे वो मायूस हो रहा है, कहाँ पे उसने। मैं एक्चुअली आपको मजे की बात बताऊं कि मैं जब फिल्म देखने जाता हूँ, अपनी फिल्म खास तौर पे या किसी की फिल्म देखने जाता हूँ, तो हमेशा मैं वो रो पकड़ता हूँ जो भरी हुई होती है, या मेरे आगे वाली रो होती है उसके पीछे बैठता हूँ, और मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि बीच में किस जगह पे ऑडियंस हमारी जो लोग मेरे सामने आदमी जो बैठा हुआ था उसने जेब से मोबाइल निकाल लिया। आप जब जेब से मोबाइल निकाल के उससे खेलना शुरू हो जाते हैं सिनेमा के अंदर, जबकि आप कम से कम 5,000 रुपया आज आपने खर्चा है, आने जाने का पेट्रोल भी है, साथ किसी को लेकर भी आए हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी हुए हैं। अगर फिल्म देखने आप आए हैं 5,000 रुपया लगा के और आपने बीच में कहीं मोबाइल निकाल लिया, इसका मतलब है कि भाई के आप समझ रहे हैं। तो मैं ना मैं मेरे तो ये है पकड़ने का क्या कहाँ पे ऑडियंस मतलब फिल्म की तो स्टोरी में कनेक्ट आपको नहीं छुड़ा कर पाए आप। अच्छा, अब उस पे आते हैं। मुझे लगता है एजेंट अनीला लगनी चाहिए, भेड़िया लगनी चाहिए, 13 लगनी चाहिए, जॉन लगनी चाहिए, जावेद इकबाल लगनी चाहिए, टकसाली गेट लगनी चाहिए, अमर अयार लगनी चाहिए। हर किस्म का सिनेमा लगना चाहिए। लेट द पीपल डिसाइड। हमारा एक चीज बड़ी क्या कहते हैं प्रॉब्लमेटिक है, और वो आप लोगों के एंड पे नहीं है। वो ना एक तो आदमी टिकट खरीद के फिल्म देख रहा है, वो तो उसके पास तो हक है वो हमारी धज्जियां उड़ाए, गालियां भी निकाले, किसी को पसंद नहीं आती। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो हम इंडस्ट्री के हम लोग खुद समझ नहीं पाते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि अगर एक फिल्म हिट होती है ना तो 5 फिल्मों का रास्ता खुलता है। वो जरूरी नहीं है कि वो 5 फिल्में मुझे मिले, ठीक है। अगर 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 अमरो यार हिट होती है तो अमरो यार हिट होने के बाद जो 5 नए इन्वेस्टर या प्रोड्यूसर फिल्म बनाने का सोचेंगे, क्या वो पांचों की पांचों फिल्में असफर जाफरी साहब से बनवाएंगे? नहीं। वो हो सकता है कि उसमें से एक फिल्म मुझे मिल जाए, एक फिल्म जो है वो बजाज साहब को मिल जाए, एक फिल्म किसी नए फिल्म मेकर को मिल जाए। लेकिन जब आप एक फिल्म खुदा ना खास्ता फ्लॉप हो जाती है, चलती नहीं है, बॉक्स ऑफिस को पे रन नहीं कर पाती है, तो 5 पोटेंशियल फिल्म मेकर जो फिल्म बनाने चाह रहे होते हैं वो वापस चले जाते हैं। ठीक है, एक चीज हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, और खासतौर पे हमें हमें ही अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी जो हमने एक तो बहुत बड़ा डिफरेंशिएट कर दिया कि कराची के फिल्म मेकर और लाहौर के फिल्म मेकर, ठीक है ना, और एक की बुराइयां। तो मैं आपको बताऊं कि मैं दुआ करता हूं कि यार फिल्में चलें, क्योंकि किसी की फिल्म चलेगी तो 5 नई फिल्में मार्केट में बनना शुरू होगी, जिससे एक मुझे मिल सकती है। तो मैं तो दुआ करता हूँ। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आप किसी के फिल्म के फ्लॉप होने के खुशी का इजहार करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा अली भाई, मेरे को लगता है कि हम सिनेमा से ज्यादा जो है वो इस वक्त ओटीटी पे कोलैप्स कर रहे हैं। हमारे पास ओटीटी प्लेटफॉर्म ही नहीं है। तो वो जो मतलब जो जदीद दौर है वो तो ओटीटी का ही है। तो ओटीटी के बारे में बताएं कि क्या क्यों ऐसा कोलैप्स हो रहा है और कहाँ हमारे को पाकिस्तानी फिल्में देखने को मिलेगी ओटीटी? सर देखिए, हमारा जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि हम जो जुबान बोलते हैं वही जुबान हमारा पड़ोसी मुल्क बोलता है, ठीक है ना। अब बात यह है कि मेरा जो पड़ोसी है वो उसको मैं कहूँ कि भाई तू ये फलाना फ्लिक्स या फलानी कोई ओटीटी ले ले 300 रुपए में, तो कहता भाई 250 रुपए में मेरे मोबाइल के ऊपर नेटफ्लिक्स लगा हुआ है, और वो भी मुझे उसी जुबान में बता रहा है जिस जुबान में तुम मुझसे बात कर रहे हो। अगर हमारी जुबान होती ना भाईजान, कोई जैसे कोरियन टाइप की जुबान होती,
जो लोगों को समझ में नहीं आती, जिसका हमारा जो कंटेंट है, एटलीस्ट हमारा जो ड्रामा जितना अच्छा है, ठीक है ना, हाँ तो हम मतलब छा गए पूरी दुनिया में। प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो ज़ुबान है वही ज़ुबान हमारी इंडिया की भी है। एक तो ये एक बड़ा सही बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि का ओटीटी का मतलब ओटीटी को छोड़ दें आप बात करें डिजिटल मीडिया को अप्रोच करने की। हमारे सही कुछ लोग हैं जिन्होंने डिजिटल मीडिया को अप्रोच किया, वो उनके रिजल्ट बहुत मज़ेदार है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं शमून अब्बासी, ठीक है? जी शमून जी अब्बासी ने अभी जो कराची डिवीज़न बनाई ओटीटी के लिए, वो एक बहुत हाँ बड़ी सक्सेस थी। अ, जो कि एक हमारे लोकल स्टार के ऊपर चली। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने अगली वेब सीरीज़ बनाई गोरख, वो उन्होंने ओटीटी को नहीं बेची बल्कि अपने ज़ाती यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज़ की। अच्छा, उसी यूट्यूब चैनल पे उन्होंने अपनी दुर्ज फ़िल्म जो थी वो बना के रिलीज़ की है। दुर्ज के इस सही वक़्त मिलियंस के हिसाब से व्यूज़ हैं और उसकी जो अगर आप ऑडियंस उठा के देख लें तो श्रीलंका से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके पता नहीं कहाँ-कहाँ से लोग उस फ़िल्म को देख रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं। और वो उसकी स्टोरी इतनी मज़ेदार है, जो शमून अब्बासी साहब का जो वीवर स्टाइल है, इतना पावरफुल है कि आप सबटाइटल के साथ आप खो जाते हैं कहानी के अंदर। वो इतनी मज़े की उन्होंने कहानी बताने की है। इवन लाहौर के अंदर नदीम चीमा साहब हैं, वो उन्होंने सिनेमा छोड़ दिया है। उन्होंने अभी रिसेंटली अपनी एक फ़िल्म बनाई और उठा के यूट्यूब पे डाल दी। तो उसके भी मिलियन प्लस व्यूज़ चल रहे हैं। तो बात ये है भाईजान कि जो आपको अपना यूट्यूब का क्रिएट करना पड़ेगा। आप ओटीटी की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप एक एक डेडिकेटेड एक यूट्यूब चैनल बना लें जिसमें सिर्फ एक के बाद एक फ़िल्म आप लगाते जाएँ, कि आप देखिएगा उसकी आपको ऑडियंस मिलना शुरू हो जाएगी। तो सर फिर डिजिटल में इसी आपको इसी का एक काउंटर क्वेश्चन है कि हमें सुपर पंजाबी, ददल, जावेद इकबाल ये सब फिर यूट्यूब पे कब देखने को मिलेंगे? सर, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ये सवाल वो ये वैसे ही सवाल है जैसे वो अभी लतीफ़ा चल रहा था ना व्हाट्सएप में कि हाँ बजट के हाँ ऊपर ज़रदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब से कहा कि भाई यार ये आपने जो है ना बजट की हमसे मंज़ूरी नहीं ली। वो कहता आपने हाँ हमसे नहीं कहता तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा मुझसे भी किसी ने नहीं पूछा, ठीक है? द पीपल नीड टू अंडरस्टैंड थ्रू यू कि मैं जो हूँ, मैं एक छोटा-सा राइटर और डायरेक्टर हूँ। मैं थोड़ी-सी हुँ, फीस चार्ज करता हूँ और हुँ, मैं आता हूँ और मैं फ़िल्म बनाता हूँ और मैं फ़िल्म बनाने के बाद प्रोड्यूसर के हवाले कर देता हूँ। सही प्रोड्यूसर है। अगर उस फ़िल्म को लेके बैठा हुआ है तो आई डोंट नो उसकी क्या सोच है उसके पीछे, मैं उसको गलत नहीं कहता हूँ। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जिस दिन फ़िल्म सिनेमा से उतरे, अगले दिन हाँ, किसी न किसी प्लेटफ़ॉर्म पे आ जानी चाहिए। इससे सही है। फ़िल्म प्रोड्यूसर को फ़ायदा होता है, मुझे फ़ायदा होता है, एक्टर्स को फ़ायदा होता है, ठीक है? फ़िल्म हुँ, को रोकने का कोई आपको सवाब नहीं मिलता है, ठीक है? लेकिन ज़ाहिर है लोग पैसे लगे होते हैं, लोग वेट करते हैं कि शायद हमें ओटीटी से बेहतर बेटर डील मिल जाए या शायद हमें कुछ हुँ, मिल जाए। अदरवाइज़ तो फ़िल्म आ जानी चाहिए, लेकिन ये टोटली प्रोड्यूसर की कॉल होती है। जैसे मैंगो जेट की हम बात करते हैं, अब लोग हाँ, मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंगो जेट जो है वो कब आएगी? तो मैं कहता हूँ भाई हमने तो बना दी, शूट खत्म हो गया, अब उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। हुँ, अक्टूबर तक इंशाल्लाह वो फाइनल हो जाएगा, फ़िल्म रेडी हो जाएगी। लेकिन ये है कि फ़िल्म कब लगानी है ये फैसला हरीम फारूक करेंगे, उनके पैसे लगे। हुँ। तो ये बात है सर। फिर भी अप्रॉक्सिमेटली क्या रिलीज़ डेट हो सकती है आपके मुताबिक? तक मैंगो जेट का आई हैव नो आइडिया, लेकिन मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली जितनी बड़ी वो फ़िल्म है और जितना हम चाहते हैं कि हुँ, फैमिलीज़ उस फ़िल्म को देखें, बच्चे क्योंकि बच्चों और टीनेजर्स को हमने टारगेट किया है। सही है। और मुझसे आप पूछें कि ये फ़िल्म अगर बच्चों में से, बड़ों में से और टीनेजर्स में से और जवानों में से एक्चुअली स्पेसिफिकली किसको देखनी चाहिए, तो मैं कहूँगा बच्चों को देखनी चाहिए। और आप अगर 25 साल के और आपके अंदर एक बच्चा है तो ये फ़िल्म आपके लिए, आप मैं हुँ, 60 साल के हैं अगर आपके अंदर एक बच्चा है तो फ़िल्म आपके लिए। तो हमें लगता है कि फ़िल्म हरीम फारूक को लगता है कि फ़िल्म ईद पे आनी चाहिए ताकि हुँ, फेस्टिवल के ऊपर है, लोग घर से निकले फ़िल्म देखने आए और मुझे लगता है कि ठीक है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि इस फ़िल्म में इतनी जान है कि ये फ़िल्म अगर आप नौ-नीद के ऊपर भी लगाएँगे, तो ये हुँ। बहुत बड़ी ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी, इसमें इतना दम है। अच्छा, अली भाई मैं यहीं से एक क्वेश्चन करूँगा कि हमारा जो पाकिस्तानी सिनेमा है ना, जैसे द लेजेंड ऑफ मौला जट लगी सिनेमा के अंदर, उसके बाद वो डब्बे में पैक होके रखी हुई छुपा गई। ठीक है? ऐसे बहुत सारी मूवीज़ हैं जो छुप के रखी हुई हैं, बस डब अब वो कभी रिलीज़ होंगी भी ओटीटी पे या नहीं होंगी, ये कुछ नहीं पता। लेकिन इसके टोटली अगेंस्ट अगर आप इंडिया का साउथ के सिनेमा को लें ना, तो उनका बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ाया जाता था, जिस तरीके के वो फाइटिंग सीन बनाया करते थे, जिस तरीके के उनके लड़ाइयाँ वगैरह स्क्रीन के ऊपर दिखाई जाती थी, एक टाइम पे उनके मीम्स बनाए जाते थे उनकी मूवीज़ के ऊपर। लेकिन उन्होंने अपनी मूवीज़ को यूट्यूब के ऊपर रिलीज़ करना शुरू करा, ऑडियंस जुड़ना शुरू हुई और एक वक़्त है कि उनकी मूवी रिलीज़ होने से पहले ओटीटी के ऊपर बिक चुकी होती है। तो एक मैसेज मैं आपकी तरफ से कन्वे करवाना चाहूँगा जितने भी
प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं आप, फिर कुछ ना कुछ तो बातचीत है आपकी कुछ प्रोड्यूसर्स हैं कि भाई इसको जब तक डिजिटल मीडिया पे नहीं दिखाएंगे, जब तक जो है ऑडियंस जुड़ेगी नहीं आपकी मूवी से। बिल्कुल ऐसा है। शॉर्टकट जो है वो चौपाल एक इंडियन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे रिलीज हुई थी, तो उसके बहुत से क्लिप निकल आए टिकटॉक पे आगे पीछे, तो लोगों को पता लगा। मुझे मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने क्लिप भेजा और उन्होंने कहा कि भाई ये देखो ना क्या मजे के क्लिप है, तो इसे कहते हैं सिनेमा। मैंने कहा हाँ मुझे पता है, मैंने लिखी है, मैं ही डायरेक्टर उसका, तो वो नहीं पता था उसको अभी शॉर्टकट का। तो इसी तरह मजे की बात है कि सुपर पंजाबी बहुत ही हिलेरियस फिल्म है, ठीक है, लोग नहीं देख पा रहे हैं। आप अगर आज कहीं सुपर पंजाबी आप देख पाए और आप सुपर पंजाबी में इतने लाफ्टर है, इतने मजे की फिल्म है कि आप कहेंगे यार कि अगर ये इतनी फनी थी तो मैंगो जट कितनी मजे की बनाई होगी इसमें, लेकिन वो अब नहीं देख पा रहे हैं। आई विश के अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमारा एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यूट्यूब जो है एक बहुत ही बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने की आपकी एक स्ट्रीमिंग वेबसाइट है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ इसको बहुत ही तजलील के तौर पे लिया जाता है, और यार वो उसने यूट्यूब पे डाल दी, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। हम पाकिस्तानी ना मेरे भाई, हम पैदा हुए तनकीद करने के लिए, और हम सिर्फ तनकीद करने के लिए पैदा हुए हैं, और हमारे पास कुछ नहीं है सवाए इसके कि हम बता सके यार कि किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए। हमें अपना ही पता हमें क्या करना चाहिए। तो हाँ, प्रोड्यूसर्स को फिल्म फौरन लगानी चाहिए, आई डू एग्री विद यू, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा हमें भी अपने 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 लोगों को इज्जत देनी चाहिए। आप बिल्कुल क्रिटिसाइज करें, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप अगर एजेंट अनिला को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप अगर अबू लिया की फिल्मों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि हो सकता है कि हमारा सिनेमा इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, ओके फाइन, लेकिन मुझे बताएं कि इसी साल में जॉन फिल्म आई, ठीक है, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर बाबर अली ने बनाई, क्या फिल्म थी यार। मुझे जॉन का कोई एक डिपार्टमेंट बताएं जो वीक हो। परफॉर्मेंसेस, स्क्रिप्ट, स्टोरी टेलिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड डिजाइन, एक एक डिपार्टमेंट में वो फिल्म थी। मुझे बताइए मेरे भाई, आपके मेरे अलावा कितने लोगों ने देखी? सर सलीम महराज, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि उसके अंदर सलीम महराज ने काम किया है ना, वो आप कह सकते हो कि बॉलीवुड के जो एक्टर है ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनके लेवल के ऊपर आप उनको मैच कर सकते हो जो काम। एग्जैक्टली सर, मैं आपको बताऊं, मेरे ये दोस्त हैं सारे, और ये खासतौर पे ये 3 लोग जो है, अदनान शाह टीपू, सलीम महराज और साकिब समीर, ये तीनों बाय गॉड ये बहुत ज्यादा बेहतर अदाकार हैं आपके नवाजुद्दीन सिद्दीकी से और इरफान खान मरहूम से और वहाँ के विजय राज से। ये एक्टर तीनों बहुत बड़े अदाकार हैं, उन तीनों से बड़े अदाकार हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम इनको इज्जत देने को तैयार नहीं है, घर की मुर्गी दाल बराबर है। यही सलीम महराज अभी एक नेटफ्लिक्स का एक वेब सीरीज करने चला जाए ना, तो ये थर्ड पार्टी जो बड़े एक्टर्स हैं उनको हिला के मतलब रगड़ के आ जाएगा। सॉरी मैं इस तरह से बोल रहा हूँ, ये मेरा, क्योंकि मुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए, वो बहुत बड़े अदाकार हैं, बड़े लोग हैं, बट मुझे पता है ना कि इनका पोटेंशियल कितना है, इनमें कितनी आग भरी हुई है, कितने हंगरी हैं। तो कैमरे के सामने खड़ा कर दो, या उनको तो ना 6-6 महीने की वर्कशॉप होती हैं, ठीक है, 10 लोग उनको बताते हैं, 10 लोग लिखते हैं, फिर 10 लोग उनको बताते हैं कि सर आपने ये कैरेक्टर ऐसे पोर्ट्रे करना है। यहाँ तो डायरेक्टर को, मतलब मेरे ऐसा आदमी को पता ही कुछ नहीं होता है, एक्टर खुद से ही कुछ बना लेता है, और फिर वो कहता है हाँ यार ऐसे कर लेते हैं, हम कहते हैं हाँ ठीक है चलें कर लें आप। और सारी मेहनत जो है वो सलीम महराज की, अदनान शाह टीपू की और साकिब समीर की होती है, और बाद में फिर हमें मिल रही होती है यार आपने क्या कैरेक्टर लिखा था, तो मैं कहता हूँ भाई हमें तो पता भी नहीं था, इन्होंने खुद से बनाया। तो ये बड़े बड़े लोग हैं। तो पॉइंट ये कि जॉन नहीं देखी लोगों ने, तो वो जो आप लोगों का जो है ना कि अच्छा कंटेंट बनाए तो हम देखने आएंगे, तो वो बात है वहीं रह जाती है ना। अच्छा, जितने बड़े ये एक्टर हैं, सलीम महराज, अदनान शाह टीपू, या फिर इवन के अभी आप एहतशामुद्दीन को भी देख रहे होंगे, जितने बड़े एक्टर हैं इनको उस तरीके से यूज ही नहीं किया जाता, सपोर्टिंग रोल्स के अंदर ज्यादातर डाल दिया जाता है, छोटे छोटे रोल होते हैं, तो ये क्या सीन है? सर ये भी सीन वही वाला सीन है, मैं भी जॉन का रोना रो रहा हूँ। सलीम महराज जो है उनके कैरियर के ऊपर एक फिल्म है बतौर लीड हीरो के, सलीम महराज ने एक फिल्म की है बतौर लीड हीरो, और उसका नाम है कतकशा। वो मेरी पहली फिल्म थी, यानी कि मैं अपनी जब पहली फिल्म बना रहा था तो भी मैं कराची में आया और मैंने सलीम महराज को लिया और उनको लीड हीरो के तौर पे मैंने पेश किया। कितने लोगों ने फिल्म देखी? सर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे बहुत से लोगों ने, जॉन की भी आपने बात की, ठीक है ना। सर प्रॉब्लम यह है कि जो एक्सपेरिमेंटल सिनेमा है वो भी तभी रन करेगा ना जब उसको आप 4 लोग देखने जाएंगे, 4 लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे।
क्योंकि वो नहीं है, वो हम लोग नहीं देखने जाते ना। अच्छा सर, ऑडियंस को लास्ट समहाउ ऑडियंस को मैं आपके मज़े की बात बताऊँ कि आप जाए ना यहाँ पे किसी भी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास और आप उनसे कि क्या मैं फ़िल्म बनाने जा रहा हूँ, तो आपसे 2 चीज़ें पूछता है। नंबर 1 जॉनरा क्या है? तो आप बताते हैं अच्छा, जनाब कि जॉनरा हमारा कॉमेडी है, तो थोड़ा सीधा हो जाता है, सीधा होके बैठ अच्छा, जाता है। और फिर वो पूछता हाँ, है कि आपके एक्टर कौन है? तो आपने ऊपर अगर 2 बड़े एक्टर्स के नाम ले लिए, बड़ा हीरो और बड़ी हीरोइन का, तो फिर वो आपके लिए चाय मँगा लेता है, ठीक है? वरना कहता है भाईजान ऐ नहीं चलनी चाहिए, ठीक है? आप समझ रहे हैं? और फिर आगे फिर आप कहते हैं नहीं इनको तो पता ही कुछ नहीं है, ऑडियंस तो नेटफ्लिक्स देखती है, ऑडियंस तो बड़ी सयानी होगी, ऑडियंस तो देखनी आएगी। ऑडियंस नहीं देखनी आती सर, ऑडियंस हमारी जो है ना हमारी ऑडियंस जो पाकिस्तान की ऑडियंस है, ये बड़ी दगाबाज ऑडियंस है। ये क्या करती है कि हाँ, इसने वो कर दिया हुआ है, स्टीरियोटाइप कर दिया है कि मुझे अगर अच्छा कंटेंट देखना है तो मैं नेटफ्लिक्स पे जाऊँगा। मुझे बहुत अच्छा कंटेंट देखना है तो मैं फ़ॉरेन फ़िल्म देख लूँगा, फ्रेंच सिनेमा और मैं इटालियन सिनेमा और मैं ईरानियन सिनेमा देख लूँगा विद इंग्लिश सबटाइटल्स, ठीक है? हाँ, अब मुझे हँसना है, ठीक है? चलो यार मैं पाकिस्तानी फ़िल्म देखने चलते अच्छा, अली भाई, एक पर्सनल क्वेश्चन है मेरा। हैं। आप सोते हैं या नहीं सोते? रात को सॉरी? 4 बजे आप खुद पर आप सोते हैं कि नहीं सोते? यार रात को मैं 4 बजे आप खुद भी उठते हैं, सुबह उठ के 6 बजे दिन चढ़ जाते हैं। अच्छा मैं इसमें मुझे ये तस्लीम करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है कि मैं इंसोम्नियक हूँ, मुझे कम नींद आती है और हाँ, 4 घंटे का जो आँखें बंद करना मेरे लिए काफ़ी होता है। मेरा पैटर्न ये है कि जब मैं कराची में आया इस्लामाबाद से, तो मैंने देखा कि हाँ, यहाँ पे 12 ब जो मेरी इंडस्ट्री के लोग हैं 12 से 2 बजे से पहले कोई उठता नहीं है अनलेस कि वो शूट है तो अलग बात है, अदरवाइज़ तो ये दुनिया खुलती ही हमारी 12-2 बजे के बाद है और फिर रात हाँ, गए सही चलती है। है। तो मैंने इसका फ़ायदा उठाया, मैंने सुबह 6 बजे उठना शुरू कर दिया। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, मैं 3 से 4 घंटे मैं ऑफ़लाइन रहता हूँ और मैं हुँ, लिखता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा लिखता हूँ, अपना लिखता हूँ, कुछ मेरी दुकान छोटी-सी चलती है घोस्ट राइटिंग की, मैं वो भी हुँ, दुकान चला रहा होता हूँ, वो भी लिख रहा होता हूँ, कुछ अपना लिखा हुआ सीधा कर लेता हूँ। तो उसके बाद 10 बजे फिर मैं ऑनलाइन आता हूँ, फिर मैं मैसेजेस मेरे पास जो मेरा और आपका हम जैसे लोगों का जो ऑफ़िस है और वैसे हुँ, भी आजकल सबका ऑफ़िस का मोबाइल फ़ोन ही है। मोबाइल फ़ोन सही पे ही है, हमारी दुकान चल रही होती है। अच्छा मेरा क्योंकि मैं ड्रामा नहीं करता हूँ और कराची में ज़्यादा ड्रामा है, तो मैं कराची में ऑलमोस्ट फारिग ही होता हूँ और मोस्टली सही मुझे जो काम मिलता है वो लाहौर ही मिलता है। लाहौर तो मेरे लिए ऐसी है जैसे आप बाज़ार से दूध लेने जाते हैं तो मैं लाहौर चला जाता हूँ, ठीक है? अब तो मैं भी तंग आ रहा हूँ इस चीज़ से। तो इवन कि मेरा अभी मेरी जो अगली 4 फ़िल्में जो प्लान्ड हैं अगले 1 साल में, उन 4 हाँ, फ़िल्मों में से 1 फ़िल्म ऐसी है जो मुझे कराची में करनी है, 3 कहानियाँ ऐसी हैं जो मुझे लाहौर में ही करनी है। सही, तो ये भी है। तो मैं सोता हूँ मेरे भाई बिल्कुल सोता हूँ, दोबारा आते हैं लेकिन ये है कि मैं मैनेज कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि ज़िंदगी बड़ी छोटी-सी है। अभी भी मुझे आपसे आज बात करनी थी तो मैं जिम आ गया सही, और यहाँ पे मैं बैठ के आपके साथ बात कर रहा हूँ और उसके बाद मैं दोबारा जाऊँगा अभी घर और मैं फिर लिखना शुरू कर दूँगा 2 बजे तक। अब मैं एडिट पे जाऊँगा मैंगो झट के वहाँ बैठ जाऊँगा। सही। बुक्स का क्या रिलेशन है आपका? बुक्स मैं देखता हूँ बहुत ही पढ़ते हैं आप। सर मेरी मेरी लाइफ में 3 चीज़ें हैं, एक चीज़ कॉफ़ी है, वो तो हुँ, बहुत सस्ती है, आप एक बड़ा सस्ता वाला ब्रांड नॉर्मल अच्छा ब्रांड भी ले लें जो कि नॉर्मली में आ रहा है, तो वो हाँ, मैं दिन में उसके आपके अच्छे कप बन जाते हैं, तो उसका इतना खर्चा नहीं है। दूसरा जो मेरी लाइफ में सिगरेट्स हैं, सिगरेट्स जब से महँगे हो गए हैं मैंने माँग के पीने शुरू कर दिए हैं और मैं हाँ, मैं आदी आदी स्मोकर नहीं हूँ। मैं ऐसा हूँ कि अगर अच्छा, आप मेरे से घूम 3 दिन से मैं आपके साथ हुँ, बैठा हूँ और अगर आप सिगरेट नहीं पीते हैं तो मैं भी सिगरेट नहीं पी रहा हूँ। लेकिन अगर सही, आपके पास सिगरेट है और आप स्मोकर हैं तो मैं आपकी डब्बी पी जाऊँगा सारी की सारी 1 घंटे में। मैं एक के सही, बाद एक सिगरेट लगाता जाऊँगा। मैं रात को अभी फैसल कुरैशी भाई के घर में दावत थी, ये बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग सब आए हुए थे। तो वो हुँ, हर एक ने सिगरेट की डब्बी रखी हुई थी। तो मैं बड़े आराम से कभी एक की उठा के पी रहा था, फिर दूसरे का सिगरेट पी रहा था, फिर तीसरे का पी रहा था। मैंने को 8-10 ब्रांड्स के सिगरेट मैंने रात को एन्जॉय किए। लेकिन उसके बाद अब अगले 1 हफ्ता मैं घर में ही हूँ और मैं एडिट पे जा रहा हूँ तो हमारे एडिट पे भी कोई सिगरेट नहीं पीता है स्टूडियो सही, में और यहाँ पे भी घर में भी कोई नहीं है, मैं मुझे अलाउ भी नहीं है। तो बस फिर मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा तो ये है। अच्छा, वाहिद जो मेरा एक नशा है जिसमें मैं पैसे लगाता हूँ और मुझे बड़ा शौक है, वो किताबों का है। मेरे पास सही, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 12,000 से ज़्यादा किताबें और मोस्टली मैंने अच्छी बात ये है कि मोस्टली मैंने पढ़ी हुई है, कुछ मैं पढ़ता रहता हूँ। किताबें है मेरी एडिक्शन है और मुझे लगता है कि एज़ अ फ़िल्म मेकर, एज़ अ राइटर हमें पढ़ना चाहिए, हमें देखने से ज़्यादा हुँ, पढ़ना चाहिए।
तो मैं पढ़ने पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, मैं देखता कम हूँ। देखने का भी मेरा ये होता है कि 3-4 ऐसे कुछ चैनल हैं, व्लॉगर्स हैं, अ, उनके मैं रिव्यूज़ देख लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं देखता हूँ क्योंकि इतना कुछ आ रहा है, ओटीटी की दुनिया में इतना कुछ आ रहा है कि हर चीज़ आप नहीं देख सकते और देखनी भी नहीं चाहिए। तो मैं हर चीज़ को क्लिक नहीं करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है कि यार 5 मिनट देखूँगा, समझ में आया नहीं आया, नहीं। मैं सिर्फ़ वही चीज़ देखता हूँ, जो 8-10 लोगों ने डिफरेंट जो मेरे फ़ेवरेट लोग हैं, उन्होंने अगर रिकमेंड की है, वो मुझे बता दे, तो मैं देखता हूँ, फिर अगर मुझे पसंद है तो मैं भी रिकमेंड करता हूँ। अच्छा, मुझे कुछ चीज़ अगर अच्छी ना लगे तो मैं कभी इसके बारे में बात नहीं करता। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं इंस्टा पे या फेसबुक पे आप देखें, मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, मुझे कोई चीज़ अच्छी लगे, वो किसी भी दुनिया की हो, मैं वो लाज़मी बताता हूँ कि यार ये प्लीज़ देखें, मुझे अच्छी लगी है, शायद आपको भी अच्छी लगे। किताबें जो है सर वो मेरा नशा है, वो मैं पढ़ता हूँ और मैं हर वक़्त पढ़ता हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोग किताबें पढ़ें। और मुझे बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, दोस्त हैं, मुझे गिफ्ट करना चाहते हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि मेरे भाई अगर मैं ज़िंदगी में अच्छा मैं अगर किसी को कभी कुछ गिफ्ट दूँ तो मैं किताबें ही देता हूँ और मैं अगर सही किसी से गिफ्ट लूँ, तो वो भी मुझे अच्छा लगता है कि अगर वो मुझे किताबें ही भाई, आपको अगर कोई गिफ्ट देना हो तो देख लीजिएगा आप कि बुक्स ही चाहिए तो खाली। मैं आपको अपना एड्रेस भी भेजता हूँ और मेरी जुलाई 31 को मेरी बर्थडे है, मैं आपको 5 दिन पहले ना आप हैदराबाद में रहते हैं, मैं आपको रिमाइंडर भी भेज दूँगा एड्रेस के साथ कि भाई मेरी बर्थडे आ रही इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करते हैं। है। अच्छा, अली भाई, लास्ट क्वेश्चन मेरा। फैसल कुरैशी भाई जो है वो इतने साल से इंडस्ट्री में और इतनी कमाल की एक्टिंग वो करते हैं, और इतने अरसे तक के एक इंडस्ट्री में रहना आसान काम भी नहीं है, वो भी एज हीरो। क्योंकि आपको हमें ज्यादातर ड्रामों में हीरो ही नजर आते हैं, लीड रोल में ही नजर आते हैं। तो नई जनरेशन के साथ एक तो मुकाबला करना, फिर अपना मुकाम बरकरार रखना, और अब मैंगो जेट में वो किस तरीके का काम कर रहे हैं, उनके एक्टिंग स्किल्स वगैरह को बयान करें आप। यार मैं ना वैसे तो सभी अच्छा काम करते हैं लेकिन मैं 4 लोग हैं जिनका बहुत बड़ा आशिक था और फैन था कि मैंने इन लोगों से लाज़मी काम करना है। एक गौहर रशीद, मैंने गौहर रशीद सही के साथ 2 फ़िल्में करनी, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। और दूसरे बाबर अली साहब थे, बाबर अली के साथ मैंने टकसाली गेट में काम किया। क्या सही। वो बहुत बड़े हाँ, अदाकार हैं। वो और छोटा सा तीसरे नोमान एजाज, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ और हमारी बात चल रही है एक प्रोजेक्ट के ऊपर, इंशाल्लाह हम सरप्राइज़ देंगे आपको, ठीक है? और चौथे जो एक्टर थे फैसल कुरैशी थे। मैं इनको बहुत बड़ा एक्टर मानता हूँ सिंस बशरे मोमेंट से, ठीक है? अच्छा। कि उस कैरेक्टर में इतनी लेयर्स थी और टीवी के अंदर आपको थोड़ा-सा वो रखना पड़ता है मार्जिन भी ना कि बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ में भी नहीं जाना है कि ऑडियंस बिल्कुल ही बोर हो जाए। फैसल ने बड़ी सफाकी से और बड़ी खूबसूरती से उसको निभाया। तो मैंगो जेट के लिए फैसल कुरैशी ऐसा नहीं था यार किसी भी एक्टर को ले लेते हैं जो बड़ा आ जाएगा, नहीं, फैसल कुरैशी मेरी पहली ही चॉइस था और वो सही आई है। एम ग्लैड कि वो आए। फैसल कुरैशी की जो सबसे बड़ी चीज़ है जो आप ड्रामों में नहीं देख पाए हैं, क्योंकि ड्रामे हाँ, का में एक कुछ लिमिटेशंस हैं आपकी कैरेक्टर्स को लेके। फैसल कुरैशी हाँ, की सबसे बड़ी बात जो है वो उसकी एनर्जी है। फैसल कुरैशी में 18 साल के नौजवानों वाली फुर्ती है, ठीक है? सही। वो इतना गज़ब का डांसर है, वो हाँ, इतना वो तो है। वो मैं आपको एक मज़े का लतीफ़ा सुनाता हूँ कि हमारा जो पहला एक्शन सीक्वेंस था, वो बड़ा ही हाँ, कॉम्प्लिकेटेड था। तो उसमें एक शॉट था जिसमें और पहला एक शॉट वो था कि वो ये था कि फैसल कुरैशी वहाँ से आएगा, एक बंदे को उछल के मारेगा, दूसरे बंदे को उसकी पेट से नीचे मारेगा और उसके बाद वो पूरा रोल करेगा और रोल करने के बाद तीसरे आदमी को उसके पेट पे मुक्का मारेगा। ये पूरा एक लॉन्ग शॉट था। तो सही है। मैंने और जो शाहिद खान हमारे एक्शन कोरियोग्राफर हैं, हमने इसके कुछ 18 शॉट्स को ब्रेक किया था, कि पहले फैसल भाई से हम ये करवाएँगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। फैसल भाई ने एक टेक में पहले एक को मारा उछल के, फिर दूसरे को मारा, फिर वो पूरा रोल किया, रोल करके तीसरे को मारा और मैं और शाहिद खान एक-दूसरे को देख रहे थे, ठीक है? तो मैंने कहा फैसल भाई अगर आप इतने ही फिट हैं, तो आपने हमसे हाँ, मेहनत क्यों कराई? हम 4 हफ्तों से जाके हम इसके ना वो शॉर्ट लिस्टें बना रहे हैं, ठीक है? हो नहीं पाएगा। तो फैसल इतना एनर्जेटिक है कि आप मैंगो जेट मैं आपको बस एक बात बताऊँ कि मैंगो जेट की एक तो कहानी बहुत खूबसूरत है ही है। लेकिन मैंगो जेट में मैंने रीडिस्कवर किया है, मैं इसका इंशाल्लाह क्रेडिट दूँगा जब एक बार आप लोगों को फ़िल्म पसंद आई, कि हाँ, सही। मैंने डिस्कवर किया है। मैंने एक इतना पावरफुल हीरो क्रिएट किया है, जो लिखा था, जो मैंने सोचा था उससे ज़्यादा एनर्जी, उससे ज़्यादा खूबसूरती से फैसल कुरैशी ने उसको अदा किया है। इवन हरीम फारूक का जो कैरेक्टर आप देखेंगे, आपने हमेशा कराची के एक्टर्स ख़ासतौर पे फीमेल एक्ट्रेस ने जब पंजाबी किरदार अदा किया है, आपने उनका मज़ाक ही उड़ाया है। उनके अपीयरेंस का, हाँ, उनकी वर्ड चॉइसेस का
और खासतौर पे उनके एक्सेंट का आप जरा हरीफ फारूक ने जो पंजाबी बोली है और जो उसने लिबास पहना है और जो उसका मैनरिज्म है, जरा उसका जरा मजाक उड़ा के कहिएगा, मैं आपको मान जाऊंगा, आप हिल के रह जाएंगे। तो उसका एक बड़ा मजे का जुमला है, वो जुमला आई डोंट नो, मुझे नहीं कहना चाहिए, शायद उसके ऊपर क्या कहते हैं उसको, हरीम नाराज ना हो जाए, लेकिन अब कह देते हैं, इतना आपका हक बनता है, ठीक है। तो मैंगो जेट का एक जुमला है जिसमें एक वो बदमाश जो है ना, वो उनको कहते हैं वही शोरा पाक डायलॉग है, नूरी नाथ साहब का एक मशहूर है, नवा आया सोनिया, उसको थोड़ा सा हमने सॉर्ट ऑफ किया और हमने रीडू किया। तो वो रीडू करके वो कहते हैं कि मन लग जा तू नवा आया है। तो फैसल कुरैशी कहते हैं जवाब में कि आया तो मैं बहुत पहले था वहां, पर हुण मैं फिर आया। कि आया तो मैं बहुत पहले से हूँ, लेकिन अब मैं दोबारा आया हूँ। सर वो जुमला है ना, वो एक जुमला फैसल कुरैशी के कैरेक्टर को और मैंगो जेट को डिफाइन करता है कि आया तो भाई ये बहुत पहले से है, लेकिन अब ये फिर आया। अच्छा अली भाई, मेरे को तो डायलॉग भी आ रही है। अच्छा अली भाई, बस जाते जाते पाकिस्तान की जो अभी जितनी भी मूवीज रिलीज हुई हैं ईद के ऊपर, आपने कौन सी फिल्म से जो है आपको लगा कि यार ये बेहतर थी, इससे सिनेमा आगे जा सकता है? यार मैंने ईद के ऊपर जो फिल्में लगी हैं, मैंने तीनों की तीनों फिल्में देखी हैं, ठीक है। गिव एंड टेक मुझे तीनों फिल्में बहुत अच्छी लगी। तीनों फिल्मों के प्रोस हैं, तीनों फिल्मों के कॉन्स हैं। कॉन्स जो हैं वो खुद ही वो देख लेंगे भाई जिन्होंने बनाई है, ठीक है। प्रोस में मैं तो देख के आया, मुझे मसला नहीं है। लेकिन पर्सनली मुझे नाबालिग अफराद अच्छी लगी। उसकी वजह यह है कि नाबालिग अफराद वो सिनेमा है जो मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ, बल्कि मेरा सिनेमा यही है कि कम से कम दिनों में ये फिल्म 17 दिन में बनी है, ठीक है। मेरी ऑलरेडी अगर मेरी पूरी फिल्मोग्राफी उठा के देख लें, ठीक है, तो इसको छोड़ दें, मैंगो जेट से पहले के अलावा तो मेरी फिल्म जो टकसाली गेट है वो 16 दिन में बनी है। दादल मेरी फिल्म जो थी वो 17 दिन में बनी थी, यारी गैंग वॉर की फिल्म थी। सुपर पंजाबी जो है वो 16-17 दिन में बनी थी। जावेद इकबाल जो मेरी मोस्ट टॉक अबाउट फिल्म है वो सिर्फ 8 दिन में बनी है, ठीक है। उधम पटक जो पाकिस्तान की पहली हॉरर कॉमेडी मैंने बनाई थी वो 8 दिन में बनाई थी। शनो गए जो है वो 5 दिन में बनाई थी, जो कि लक्स स्टाइल अवार्ड में बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी। शनो गए एक छठे दिन के पैसे नहीं थे हमारे पास, तो 5 दिन में मैंने बनाई थी, तो इट वॉज अ वेरी लो बजट फिल्म। मेरी पहली फिल्म जो प्रतीक्षा है वो 14 दिन में बनी। तो मेरा तो शॉर्टकट जो है वो 13 दिन में बनी थी। तो मेरा तो थ्रू आउट सिनेमा ही मतलब 6 दिन से लेके 17 सिनेमा का। नंबर 1। नंबर 2, नए चेहरों के साथ काम करें, ठीक है। आप नाबालिग अपराध की सबसे बड़ी जो उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो उसकी कहानी थी, ठीक है ना सर। तो मैं सपोर्ट करता हूँ इस किस्म के सिनेमा को। मुझे लगता है कि फिल्म जो है वो जो मौजूदा हालात हैं, जो आपके सिर्फ 50 सिनेमाज रह गए हैं, फिल्म जो है वो 1 से 1.5 करोड़ में बननी चाहिए, ठीक है। और 1 से 1.5 करोड़ में अच्छी फिल्म बननी चाहिए। अच्छी फिल्म ऐसी बननी चाहिए कि आप एक्टर्स जो है वो अपने आधे पैसों में काम करें। वो तभी कर पाएंगे जब आप उनको एक अच्छे रोल देंगे, अच्छा स्क्रिप्ट लेकर जाएंगे उनके पास। और आप कोई जरूरत नहीं आपको एरी लेक्सा पे और रेड पे शूट करने की भाई, ठीक है। आप आईफोन पे फिल्म बना सकते हैं, आप ब्लैक मैजिक पॉकेट पे बना सकते हैं। सोनी A7 S3 के अभी जो नया जो आया हुआ है वो तो आपको फोकस कूलर भी नहीं चाहिए, ठीक है सर। वो आप जाके शूट करके आ जाए, उसकी क्या उसको शूट करके उसके क्या कलर साइंस और क्या वो ग्रिड में आपका क्या आपका सिनेमैटिक निकलता है। तो ये तो अब एक्सक्लूसिव महंगे कैमरे और महंगे वो ट्रक भर के लाइटें भी आपको नहीं चाहिए। शमून अब्बासी जो है वो अभी जो काम कर रहे हैं, रिसेंटली इतना भी काम कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन में जो है वो इस्तेमाल ही नहीं होता, जनरेटर इस्तेमाल ही नहीं होता। वो चार्जेबल लाइट्स के साथ जाके आपको सिनेमा क्रिएट करके दे दें। सही। वो तो मैंने देखा वो किस तरीके से अच्छा सिखा भी रहे हैं वो यूट्यूब चैनल के ऊपर काफी लड़कों वगैरह को, यंग ऑडियंस को, कि किस तरीके से फिल्म मेकिंग स्टार्ट करनी चाहिए। हाँ आपको यार मुझे कुछ आता नहीं, मतलब मैं भी सिखाने को तैयार, लेकिन शमून को आता है तो वो सिखा रहा है। शमून भाई इज वेरी हेल्पफुल। चले अली भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जो यार आपका शुक्रिया कि आप देखें, आप इसी बहाने आज सुबह उठ लिए, आप देखें बाहर निकल के हैदराबाद में कितना अच्छा मौसम है। क्या यार, अच्छा ऐसा भी होता है सुबह सुबह हैदराबाद? 9:30-10 बजे पहुंच जाते हैं जॉब पे। अरे क्या नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूँ, इवन कराची जो है ना सुबह 6 बजे बड़ा अच्छा सीन लगता है। हम तो शूट पे जाते हैं ना, आप सुबह 6 बजे जरा आप कभी 6 बजे हैदराबाद की सड़क पे निकले जरा सुबह सुबह, बाइक पे निकले। हाँ ओ सर,
ठंडा है। थैंक यू यार, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और इट वाज प्लेजर टॉकिंग विद यू। अली भाई, बस Always. आपने इंतजार बहुत कराया। सॉरी, कह रहा हूँ इंतजार आपने बहुत कराया। अरे यार भाई, मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ मजदूर आदमी हूँ, आपको पता है। तो ये भी आपको पता है, कल मैंने शेव करवा ली थी, तो मैंने कहा यार इससे पहले कि दोबारा शेव बढ़ जाए 1 हफ्ता, आप कहते हो तो भाई आपको पता नहीं है ना कि इंडी इंडी फिल्म मेकर्स की लाइफ में बड़ी स्ट्रगल, हमारा तो कोटा भी महीने में सिर्फ 2 बार शेव करवाने का होता है, ठीक है। अल्लाह उसके बीच में वो अकबर। टाइम नहीं मिल पाता, फिर जब टाइम होता है तो उस वक्त वो दाढ़ी बड़ी होती है, बंदा कहता है यार ये क्या, आप समझ रहे हैं ना। तो ये बस मिल गया यार, इस बार आज हमने कर ली, बस बात कर लिया। भाई बहुत डाउन टू अर्थ बंदे हैं आप। नहीं, अच्छा ये डाउन टू अर्थ वाली बात है ना, ये भी गलत बात है। बात ये भाई कि डाउन टू अर्थ वो होता है जो एक्चुअली कुछ हो और फिर वो डाउन टू अर्थ हो। तो मैं तो आई एम नोबडी एंड आई नो आई एम नोबडी, तो डाउन टू अर्थ नहीं है भाई, ऐसा ही होना चाहिए मुझे। मैं तो अगर कोई बड़ी बात करूँ तो लोग कहेंगे यार कि ये किस बल होते हैं बड़ी बात कर रहा है, ये है क्या। सो डाउन टू अर्थ होना मेरी मजबूरी है, बिकॉज आई एम नोबडी एंड आई एम टोटली फाइन बाय दैट। भाई मैंगो जेट के बाद फिर आप कुछ होंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। और अभी भी अरे है सर, वो मैं आपके बात बताऊं कि ट्रेड के अंदर जो मुझे इज्जत चाहिए थी, जो मुझे चाहिए था कि लोग मुझे नोटिस करें, और हमारा नोटिस करना क्या होता है कि यार मैं फिल्म बनाता हूँ, फिल्म लिखूं और प्रोड्यूसर आ जाए और मैं किसी एक्टर के पास जाऊं तो वो स्क्रिप्ट सुनने का टाइम दे दे। 2 ही चीजें चाहिए होती है इंडी फिल्म मेकर को। अल्लाह का शुक्र है वो जावेद इकबाल के बाद से मैं एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है। फिर टकसाली गेट ने मजीद 4 चांद लगाए, ठीक है। हमारे पास सुपर पंजाबी का मार्केटिंग बजट नहीं था, बट ट्रेड के अंदर एवरीवन नोज अबाउट इट कि सुपर पंजाबी वाज अ हिट फिल्म, जितने कम पैसों में बनी, और सबने पैसे सनमा से ही पूरे कर लिए। और उसके बाद जो ओटीटी से आगे एयरपोर्ट से आया वो प्रॉफिट था। तो वो ऑलरेडी वो जो एक अटेंशन चाहिए होती है ना इंडी फिल्म मेकर की, वो तो ऑलरेडी मैं एंजॉय कर रहा हूँ। वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी को मैसेज करता हूँ कि सर छोटा सा इंडी फिल्म मेकर एक स्क्रिप्ट आपको सुनाना चाहता हूँ, तो वो बुला लेता है और चाय भी बुला देता है। सही सही। थैंक यू अली भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड बेस्ट सर विशेस आपका फॉर शुक्रिया, मैंगो जेट। आपका शुक्रिया, थैंक यू, गॉड ब्लेस।